50 से ज़्यादा बच्चों की गर्दनें टूट गई, बहुत से लोगों के सर फटे, हम लोग खुद लोगों को उठा उठा के भागे हैं जो बेहोश हो गए। ये देखिए पूरा, ये देखिए, ये लाठी कहीं ना कहीं ये निशान जो देखने को मिल रहे हैं, ये हमारे साथ के उसमें 50 लोग दबे हैं, उसमें 2 बच्चों ने अपनी जान गंवाई है, उसकी अकाउंटेबिलिटी कौन लेगा? सीएम अभी जो तमिलनाडु के बने हुए थलीपति जी, वैसा लीडर चाहिए हम लोग को। जंतर मंतर पर क्या हुआ, किस तरह से छात्र प्रदर्शन कर रहे थे और उसके बाद उनके साथ क्या क्या कृत्य हुए। हमारे साथ कुछ छात्र वहां पर जो प्रदर्शन के दौरान मौजूद थे, जो प्रदर्शन कर रहे थे, हमारे साथ कुछ छात्र मौजूद हैं जो कि कानपुर वापस आ गए हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अबूजर खान है और बेसिकली मैं आर्टिस्ट हूँ, बट उससे पहले मैं एक छात्र भी हूँ जो इस एजुकेशन सिस्टम का तो क्या हुआ था? बेसिकली हम लोग यहाँ से रात में निकले थे, सैटरडे को रात में हम लोग वहाँ निकल के पहुंचे कि प्रोटेस्ट देखना है। तो फर्स्ट डे जब हम लोग गए वहाँ प्रोटेस्ट में, तो सब कुछ पीसफुल था। फिर भी 20-25 हज़ार लोगों की भीड़ वहाँ पर थी प्रोटेस्ट से पहले दिन, संडे वाले दिन। बट वहाँ पे सब कुछ बढ़िया था, सब कुछ अच्छे से हुआ। हम सबका डिसीजन यही था कि हम लोग बहुत पीसफुली मार्च करेंगे, कोई भी ऐसी नारेबाजी, कोई भी ऐसी गतिविधि या हरकत नहीं होगी जिसकी वजह से ये चीज़ पीसफुल ना रहे। बट स्टिल जब हम लोग 20 तारीख को पहुंचे तो वहाँ जाके हम लोग पता चलता है कि पुलिस ने चारों तरफ से बैरिकेड्स लगा दिए हैं, मेट्रो बंद कर दी, पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद करे ताकि छात्र ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पहुँच ना पाए। फिर भी हम लोग 4-4, 5-5 किलोमीटर पैदल चल के वहाँ तक पहुंचे। और जब वहाँ पहुंचे तो वहाँ पे एक चीज़ और देखने को मिलती है कि पूरे रूट डाइवर्ट हो चुके हैं। जितने लोग प्रोटेस्ट में थे वो 5 टुकड़ों में बट चुके थे, 10,000 लोग अलग, 20,000 लोग अलग, सब अलग अलग, ताकि उनको आसानी हो अपनी कार्रवाई करने में। फिर जैसे ही हम लोग वहाँ पहुंचे, हम लोग 10,000 लोग के साथ थे, सबसे आगे हम लोग चल रहे थे, लीड कर रहे थे इस पूरी भीड़ को। हम सूफियान जब वहाँ पहुँचते हैं, बैरिकेड्स वगैरह से हम लोग को निकाल दिया जाता है और दोनों तरफ से बैरिकेड करके लॉक कर दिया जाता है। वहाँ पे उस ट्रैप से निकल करके हम लोग जब पार्लियामेंट के सामने पहुंचे, हमारा कोई इंटेंशन नहीं था कि हम वहाँ पे जाए कोई भी ऐसी चीज़ करें या कोई भी केओस क्रिएट करें। हम लोग जाके वहाँ पलथी मार के आराम में शांतिपूर्वक बैठे हुए थे, मगर फिर सडनली स्मोक बॉम्ब छोड़ना चालू कर देते हैं वो लोग, लाठी चार्ज करना चालू कर देते हैं, जबकि कोई ऐसी गतिविधि नहीं थी। 50 से ज़्यादा बच्चों की गर्दनें टूट गई, बहुत से लोगों के सर फटे, हम लोग खुद लोगों को उठा उठा के भागे हैं जो बेहोश हो गए। मेल पुलिस वालों ने लड़कियों के कपड़े फाड़े, उनको मारा, उनको धक्का मुक्की करी। बुजुर्ग थे, 10-10 साल के बच्चे, 12-12 साल के बच्चे जो जस्ट 12th पास करे हैं, जो 12th में है या फिर बेसिक स्टूडेंट्स हैं, उनको भी उन्होंने पकड़ करके मारा। ये चीज़ इतनी ज़्यादा मैसिव हो गई थी कि बाद में पार्लियामेंट से निकलना पड़ा हम लोग को वहाँ से, और हम लोग को खदेड़ के ही भगा दिया गया है। आपने जैसा भी बताया कि वहाँ पर लड़कियों को मारा गया और लड़कियों के साथ कपड़े फाड़ दिए गए और कई छात्रों के सर में भी डंडे मारे गए। कई वीडियो भी वायरल हुए में देखे। आपने हाथ में ये बांध रखा है, ये क्या है? ये मेरे सर आराम सर हमसे, ये मेरे कल ही चोट लगी है, मेरे डंडा लगा था यहाँ पे, और ये हाथ अभी तो हम दिखा नहीं पाए क्योंकि समय नहीं मिला हमको, जाके एक्सरे कराएंगे, वरना फिर हाथ मेरा उठ भी नहीं रहा है। मेरे यहाँ पे लगा था, कमर पे डंडा लगा है, यहाँ पिंडली मेरे निशान है, पैंट टाइट बना, उठा के भी दिखाए थे आपको। तो 7 से 8 डंडे हम लोगों ने खाए थे। स्मोक बॉम्ब फेंका गया, इसके भी काफी लगी है, बैक साइड पे निशान वगैरह बना होगा, हम दिखाना चाहेंगे। ये देखिए, पूरा लाल, ये देखिए, ये देखिए पूरा, ये देखिए, ये लाठी कहीं ना कहीं ये निशान जो देखने को मिल रहे हैं, ये इस वक्त कानपुर में आप देख रहे हैं। ये छात्र वहां पर मौजूद थे। लाठियां आपकी चली थी? जी, हम बहुत लाठियों का शिकार हुए। आवाज आपकी बैठ गई? हाँ, मेरी आवाज़ बैठ चुकी है। जिस तरह से वहाँ पे हम लोगों ने प्रोटेस्ट किया, हमारा प्रोटेस्ट बहुत ज़्यादा पीसफुल था। पहली बात तो सरकार की धांधली वहाँ पे हुई, हम लोग को ना पहुँचने के लिए उन्होंने रूट को डिसेंट्रलाइज करने के लिए हम लोग को वहाँ के मेन 5 मेट्रो स्टेशन बंद कर दिए, जो कि 5 किलोमीटर रेडियस के अंदर थे, जिनमें कि सेंट्रल सेक्रेटरीट था और उसमें हमारा राजीव चौक था, पटेल चौक था, खान मार्केट था, उद्योग भवन था। ये 5 मेट्रो स्टेशन बंद करके उन्होंने 5 किलोमीटर रेडियस में हम लोग को अंदर नहीं आने दिया। अंदर कैब का जाना मना था, अंदर जैमर लगे हुए थे, जिसकी वजह से कि हम मेट्रो ये लाठियां कैसे लगी आपके? ये लाठियां इस तरीके से लगी कि हम उस प्रोटेस्ट में सबसे आगे बैठे थे और हम हाथ जोड़ के पुलिस वालों से विनती कर रहे थे कि सर बस हमें यहाँ बैठे रहने दीजिए, हम इस चौक पे चुपचाप बैठे रहेंगे और अपने पीसफुल प्रोटेस्ट का पार्ट बने रहेंगे, क्योंकि उन्होंने हमको जंतर मंतर की तरफ नहीं जाने दिया था। लेकिन वो हमारी एक नहीं सुन रहे थे, उन्होंने लाठियां बरसाना चालू कर दिया। जब पुलिस वाले ने मेरी पहली लाठी मारी तो मैंने उनसे हाथ जोड़कर बोला, सर मैं इस देश का छात्र हूँ, कृपया मुझे लाठी ना बरसाइए, मुझे अधिकार है, लोकतंत्र ने मुझे अधिकार दे रखा है कि मैं यहाँ बैठ के पीसफुल प्रोटेस्ट कर सकता हूँ। मैं लॉ का छात्र हूँ, इतना तो विधि मैं भी जानता हूँ। मेरा देश लोकतांत्रिक है, कृपया इसको एक डेमोक्रेसी कंट्री से आप इसको कृपया एक
जी हमारा देश एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, कृपया इसको डेमोक्रेटिक कंट्री रहने दें। इसको आप एक मतलब लोकतांत्रिक ढंग से इसको जो है आप डेमोक्रेसी से इसको उस तरफ ले जाना चाह रहे हैं, राजा शासन की तरफ इसको ले जाना चाह रहे हैं, तो उसको उधर मत ले जाइए आप। हमारा देश इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं करेगा। क्या लगता है कि आप लोग जो प्रदर्शन कर रहे थे और अभी आज अखिलेश यादव राहुल गांधी को वहां पर हिरासत में लिया गया था, यहाँ पे सपा विधायक हसन रूमी को गिरफ्तार कर लिया गया था, क्या लगता है सरकार इससे प्रभावित हुई है, सर हुई है, दबाव में आई है? सर जो ये हो रहा है ना, ये सिर्फ डर की वजह से ही हो रहा है। अगर उनको डर नहीं होता ना तो इतनी फोर्स बच्चों के लगाई नहीं जाती। उनको पता है कि देश का युवा जाग चुका है और वो अब किसी भी हद तक जा सकता है। अगर हम लोग गांधी जी के मार्ग पर चलना जानते हैं तो भगत सिंह के मार्ग पर भी चलना जानते हैं। और जैसा कि बाबा साहब जी ने हमें हर एक चीज़ का अधिकार दिया हुआ है कि हम पीसफुली प्रोटेस्ट कर सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं, और फ्रीडम ऑफ स्पीच तो है ही, वो हम सब जानते हैं। कहीं ना कहीं सरकार को डर लग गया है कि हाँ अब चीज़ें अलग डायरेक्शन में जा रही हैं। यहाँ का देश का युवा, देश का जेन ज़ी जाग चुका है, तो अब चीज़ें होनी चाहिए। और मेरे सेकंड थिंग, मेरे बहुत सारे सवाल भी हैं सरकार से कि जब पहलगाम में अटैक हुआ तब इतनी फोर्स क्यों नहीं थी हमारे ऊपर? वहाँ पार्लियामेंट में बंदूकें तक तानी गई हैं। क्या हम स्टूडेंट आतंकवादी हैं? क्या हम लोग कोई डकैत हैं या चोर हैं? हम स्टूडेंट से अपना हक मांग रहे हैं, हम आपसे अकाउंटेबिलिटी मांग रहे हैं कि जो चीज़ें हुई हैं अगर आप उसके लिए जो जिम्मेदार है वो उसकी अकाउंटेबिलिटी ले। जो भी इसमें गुनहगार है उसको सजा मिलनी चाहिए। सबसे बड़ी मांग क्या है? सबसे बड़ी मांग सर यही है ना कि हमें एजुकेशन सिस्टम बेटर चाहिए, हमें रोजगार चाहिए। हमें नहीं चाहिए कि यहाँ पे खाली बस हिंदू मुस्लिम और धर्म का धंधा होता रहे। मंदिर मस्जिद बहुत है देश में, एक पूरी कंट्री डेडिकेटेड है मंदिर मस्जिदों के लिए। हमें वो चीज़ नहीं चाहिए। हमें चाहिए अच्छी एजुकेशन, अच्छी हॉस्पिटैलिटी, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर, अच्छी नॉलेज, अच्छा जॉब, बस यही सब चाहिए। और हम लोग धर्मेंद्र प्रधान अगर इस्तीफा दे देते हैं तो क्या मसले का हल हो जाएगा? क्या उससे भ्रष्टाचार में लगाम लग जाएगी? सर देखिए, धर्मेंद्र प्रधान का रेजिग्नेशन होना चाहिए इस वजह से भी क्योंकि उन्होंने जो चीज़ किया उन्होंने अकाउंटेबिलिटी नहीं ली। वो 22 बच्चे के जो खून है वो अभी उन्हीं के हाथ पर है। सेकेंडली, उनके हटने से कोई एक ऐसा इंसान हम लोग खुद जेंजी और यूथ ही चूज करेगा जो इस पद के लायक हो। बेसिकली हम पढ़ी लिखी चीज के लिए, जहां पढ़ाई एजुकेशन की बात हो रही है, उस चीज को लीड करने का भी जिम्मा किसी पढ़े लिखे एजुकेटेड इंसान को ही देना चाहेंगे। क्या कहना चाहिए? मैं आपके चैनल के माध्यम से बस यही कहना चाहूँगा कि मुझे सिर्फ और सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान से शिकायत नहीं है। जिस भी मिनिस्ट्री में लोग बैठे हुए हैं, जहाँ से भी घोटाला हो रहा है और जो भी मिनिस्ट्री सही से नहीं काम कर रही है, उस मिनिस्ट्री के मिनिस्टर को हमारे हिसाब से रिजाइन दे देना चाहिए। अगर जो है सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान की बात नहीं है, अगर कल को हमारे जो रेलवे सिस्टम में कुछ गलत हो रहा है तो हमारे रेल मंत्री को रिजाइन दे देना चाहिए। अगर हमारे फाइनेंस मिनिस्ट्री में कुछ गलत हो रहा है तो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर को रिजाइन। सब लोग रिजाइन देते रहे फिर सरकार कैसे चलेगी? सरकार सिर्फ और सिर्फ अच्छे लोगों की चलेगी, पढ़े लिखे लोगों की चलेगी, जो अकाउंटेबिलिटी लेना जानते हैं। अगर हम 25-30 हज़ार की नौकरी कर रहे हैं, हमसे एक गलती होती है तो हम उसके लिए आंसरेबल होते हैं, हम उसका आंसर देते हैं अपने बॉस के सामने। नीट एग्जाम तो फिर से हुआ, नीट एग्जाम फिर से हुआ, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वो बिल्कुल सही तरीके से हुआ। पिछला वाला स्कैम पकड़ लिया गया, क्या पता इस बार भी स्कैम हुआ। जो कानपुर के एक छात्र उसने अभी कानपुर के एक छात्र ने इसीलिए इसी बात को लेकर आवाज उठाई है कि इस बार भी जो नीट एग्जाम हुआ उसकी अभी कोई श्योरिटी नहीं मिली है कि वो सही तरीके से हुआ है कि नहीं हुआ है। तो इस बात की मांग हम करेंगे, जैसे पिछला पेपर लीक हुआ था, इसकी कोई गारंटी नहीं कि इस वाला लीक हुआ है कि नहीं हुआ है। ये जो लाठियां पड़ी इसके लिए किसको जिम्मेदार मानते हैं? हम किसी को जिम्मेदार नहीं मानते, हम सिर्फ सिस्टम को जिम्मेदार मानते हैं, वहाँ की पुलिस को जिम्मेदार मानते हैं। दिल्ली पुलिस इस चीज़ की अकाउंटेबिलिटी ले कि उन्होंने छात्रों पे लाठियां बरसाई हैं तो उन्होंने गलत किया। और जो लोग ये दिखा रहे हैं कि दिल्ली सरकार के साथ गलत हुआ है वो दबे हैं, तो हमारा ऐसा कोई इरादा नहीं था। हम वहाँ पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे, जब भगदड़ हुआ तो उसमें 1-2 सरकार के लोग, 1-2 पुलिस के लोग हमारे तले दबे। उसमें हम उससे में 1-2 सरकार के लोग दबे, लेकिन हमारे साथ के उसमें 50 लोग दबे हैं। उसमें 2 बच्चों ने अपनी जान गंवाई है, उसकी अकाउंटेबिलिटी कौन लेगा? और आप कह रहे हो कि आपको इस तरीके से नहीं करना चाहिए था, तो अब 20 दिन पहले हमारी मांगों को मान लेते तो पूरे देश को वहाँ जंतर मंतर पे इकट्ठा नहीं होना पड़ता। क्या चाहते हैं किसकी सरकार आ जाए, किसकी सरकार में भ्रष्टाचार नहीं होगा? मैं ऐसा कुछ भी नहीं कहना चाहूंगा। मैं किसी सरकार का समर्थक नहीं हूँ। मैं सिर्फ और सिर्फ एक देशवासी हूँ जो कि ये चाहता हूँ कि एक भ्रष्ट मुक्त सरकार यहाँ पे आए, जो कि सिर्फ और सिर्फ यूथ के लिए काम करे, अपने देश के वेलफेयर के काम करे और अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए काम करे। नेपाल में जेनजी जाग गए थे, जेनजियों ने वहाँ का तख्ता पलट कर दिया था। क्या लगता है जो दिल्ली में प्रदर्शन चल रहा है, जेनजी यहाँ पर भी जाग चुका है? जी, जेनजी पूरा जाग चुका है, पूरा यूथ जाग चुका है। और सेकेंडली ये कि अब जो सरकार आएगी ना वो इस देश का युवा चूज करेगा, जो हमारे लिए सही है, जो हमारे फ्यूचर के लिए सही है, जो हमारे देश के लिए सही है। बेसिकली हम चूज करेंगे कि हमें कौन लीड करने वाला है, हम चूज करेंगे कि हमारे साथ में कौन खड़ा होने वाला है। सीएम अभी जो तमिलनाडु के बने हुए थलीपति जी, वैसा लीडर चाहिए हम लोग को, जो उस तरह से काम करना जानते हैं, उसको भ्रष्टाचार के खिलाफ काम करे, जो हर एक के साथ में हक से खड़ा रहे। आप यूपी से हैं क्या? यूपी में योगी आदित्यनाथ जी कहते हैं कि उनकी सरकार जीरो टॉलरेंस नीति के तहत काम करती। क्या लगता नहीं कि जीरो टॉलरेंस नीति के तहत काम कर रही है? सर अगर जीरो टॉलरेंस नीति के तहत काम कर रही होती तो शायद यूपी में बहुत से लोग हैं जो इस चीज से, इन सब चीजों से परेशान। इतने सरकारी स्कूल बंद हुए,
इतने सरकारी हॉस्पिटल्स बंद हुए, इतनी सारी चीज़ें चेंज हो रही हैं, आपने खुद देखा। अभी आप यहीं पर खड़े हुए हैं, आप देखिए कानपुर के ही देख लीजिए आप, कितनी जगह पर सड़क, एजुकेशन सिस्टम, सरकारी स्कूल, हॉस्पिटल, पुल, ब्रिजेस, मेट्रो, हर चीज़ कहीं ना कहीं खराब चल रही है। तो अगर वो चीज़ है और कोई उसकी मांग कर रहा है, 1000 लेटर आप लिख दीजिए इस टाइम पे किसी भी पॉलिटिशियन को, किसी भी पार्टी को, अब देखिए एक जवाब नहीं आएगा। तो ये जो चीज़ हुई है, ये जो प्रोटेस्ट हुआ है, ये ज़रूरी इसलिए भी था क्योंकि जो अभी सरकार राजनीति में है, ये उनके लिए भी एक एग्जाम्पल है कि देश का युवा अगर जाग जाएगा तो वो चीज़ें पलट सकता है, और जो आने वाली सरकार है, जो सत्ता में नहीं भी है, इन फ्यूचर वो आते हैं तो उनके लिए भी एग्जाम्पल सेट हो गया है कि उनको कैसे काम करना है। क्या लगता है, अगर विपक्ष के जो नेता हैं राहुल गांधी या अखिलेश यादव या विपक्ष के जितना भी आला कमान है, वो अगर कोलैबोरेट करके सरकार बना रहे तो भ्रष्टाचार क्या खत्म हो जाएगा? सर उम्मीद कर सकते हैं, क्योंकि फिर वही चीज़ है ना कि अब हमारे पास में ऑप्शंस जो है वो लिमिटेड ही है, या तो फिर कोई एक नया इंसान ऐसा हो जो इस चीज़ को कर सकता हो। बट मेरा जो उम्मीद है, जो अगर हम अपनी बात करेंगे तो हम अखिलेश यादव जी से उम्मीद कर सकते हैं कि हाँ वो चीज़ें बेटर प्रोवाइड करा सकते हैं। अभिजीत दीपके को आप किस रूप में देखते हैं? अभिजीत दीपके एक जो यूथ का जो यूनियन बन गया है कांग्रेस जनता पार्टी, बस ये हम उनको उसके लीडर के रूप में देखते हैं। हम किसी भी तरह से उस चीज़ के फेवर में नहीं है कि वो पॉलिटिकल पार्टी हो या पॉलिटिशियन हो, क्योंकि पॉलिटिक्स इतनी इजी चीज़ नहीं होती कि कोई भी इंसान आए और 1-2 महीने में उस चीज़ को टेक ओवर कर। क्या लगता है, जो सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं उन्होंने कॉकरोच बोला था देश के युवाओं को, आज कॉकरोच भारी पड़ रहा है? हाँ बिल्कुल भारी पड़ रहा है सर, पूरी सरकार डरी हुई है। मैं आपसे बताया, तो अगर ये चीज़ का डर नहीं होता ना तो पूरी दिल्ली में इतना इन्होंने प्रोटोकॉल ना लगा दिया होता, उन्होंने इतना ज़्यादा जो है वहाँ पे क्या कहते हैं उसको, पुलिस वाले और जो प्रशासन है उसको इतना टाइट ना कर दिया होता, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं पता है ना कि अगर हम थोड़ी सी भी ढील देंगे तो चीज़ें आउट ऑफ द हैंड चली जाएंगी। तो ये थे हमारे साथ तो वो युवा थे जो दिल्ली में प्रोटेस्ट कर रहे थे, इनके लाठियां पड़ी थी, इनके हाथ में चोट है, इनकी पीठ में लाठियों के निशान है, जिनका कहना है कि तख्ता पलट यहाँ पर भी होना चाहिए, यहाँ पर भी सरकार बदलनी चाहिए। अब ये जो प्रदर्शन है क्या निर्णय लेता है और कितना निर्णायक होता है, क्योंकि आज अखिलेश यादव और राहुल गांधी को हिरासत में ले लिया गया था, जिसके बाद कानपुर में भी समाजवादी पार्टी के विधायकों ने और जो क्षेत्रीय नेता हैं सभी ने धरना प्रदर्शन किया था। पुलिस ने हालांकि जो कानपुर के जो सपा विधायक हसन नूमी हैं उनको बाकरगंज चौराहे से हिरासत में लेकर के उनके घर छोड़ दिया था। सवाल ये उठता है कि आखिर इसको रोकने के बाद क्या भ्रष्टाचार पर लगाम लग जाएगी? क्या देश का युवा जो जाग चुका है क्या वो रुक जाएगा, या फिर देश का युवा उसके साथ जो छल कपट हो रहा है, जो बेरोजगार है, इनको रोजगार कैसे मिलेगा? कैसे देश के युवाओं को, जो इनको कॉकरोच बोल दिया गया था, कैसे इन कॉकरोचों को कंट्रोल किया जाएगा? सहयोगी शिवम रावत के साथ प्रांजल मिश्रा, 4PM न्यूज नेटवर्क, कानपुर।